हेलो दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। दोस्तों, मिशन आरबीएससी बिल्कुल आपको मिशन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज में ये हमारे वन लाइनर प्रश्नों की एक सीरीज है। बिल्कुल हम इसमें टॉप 50 वन लाइनर एक पंक्ति वाले जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उसको कवर करेंगे। 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, बिल्कुल आपको इसे अच्छी तरह से देख लेना है। कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और आप चाहते हो कि हम इस प्रकार के सारे प्रश्न कवर कर लें तो इस क्लास को आपको कंप्लीटली देखना बहुत ही जरूरी है। एक भी प्रश्न मिस मत करना और बिल्कुल बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखो, पहला प्रश्न है, क्या पहला प्रश्न है भाई? आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला प्रश्न है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? आप सभी जानते हो कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रभावशाली महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बच्चों, ध्यान रखना है कि ये जो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी उसका अगर वंश पूछा जाता है कि भाई ये किस वंश से थे, तो ध्यान देना इनके वंश का नाम था संगम वंश। एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है ना 4 राजवंशों ने शासन किया था। इस विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, दूसरा था सुलु वंश। संगम और फिर उसके बाद दूसरा था भाई सुलु, तीसरा था तुलु वंश। इसी तुलु वंश के प्रतापी शासक हुए थे भाई कृष्णदेव राय, है ना। इसी तुलु वंश के प्रतापी शासक कौन हुए थे? कृष्णदेव राय। और उसके बाद चौथा था अरादीवु वंश। तो इस तरीके से ये 4 राजवंशों ने इस महत्वपूर्ण विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना है। और याद रखना कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत आए थे। लेकिन बात यह है ना कि प्रश्न 1915 तो है, लेकिन कई बार तारीख पूछ ली जाती है। अगर तारीख पूछी जाए, अगर डेट पूछी जाए, तो आपको याद रखना है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद 1916 में गांधी जी लखनऊ में गए थे। वहां पर गांधी जी के पास एक किसान पहुंचा था, राजकुमार शुक्ला। कहा गांधी जी को कि आप हमारे यहाँ पे चंपारण में आइए, जहाँ पे किसानों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। गांधी जी भाई 1916-17 में फिर वहां पे जाते हैं और 1916-17 में गांधी जी ने पहला चंपारण आंदोलन किया था, जो गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है, गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न? अर्थशास्त्र नामक जो किताब है दोस्तों, इस अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना किसने की थी? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें मौर्य शासन के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि यह ग्रंथ हमें किस शासन की जानकारी उपलब्ध कराता है? तो मौर्यकालीन प्रशासन की। दूसरा है कि रचना किसने की थी? तो भाई रचना की थी चाणक्य ने, या फिर कौटिल्य ने, या यूं कह सकते हैं विष्णुगुप्त। इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त भी था। तो ये 3 नाम थे इनके, ध्यान रखना। और ये विष्णुगुप्त जो थे ना, ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अगला क्वेश्चन हमारा कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1857 का। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको तारीख याद नहीं रहती और जगह याद नहीं रहती। आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरुआत हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाई, मेरठ में जो छावनी थी, उस मेरठ के छावनी के सैनिकों ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह कब किया था? तो तारीख याद रखनी है 10 मई। तारीख आपको याद रखनी है दोस्तों, 10 मई को इन्होंने विद्रोह किया था, 10 मई 1857 को। और फिर 11 मई को, ये 11 मई को जो है ना, ये 11 मई 1857 को ये विद्रोही जो है वो दोस्तों कहाँ पहुंच गए थे? ये दिल्ली पहुंच गए थे। उस समय दिल्ली में कौन शासक था? दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है वो शासक थे। इन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि भाई आप क्रांति का नेतृत्व संभालिए। तो मजबूरन बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व संभालना पड़ा।
लेकिन दोस्तों जब क्रांति को दबा दिया गया तो अंग्रेजों ने जो है वो बहादुर शाह जफर को यहाँ से निष्कासित करके रंगून भेज दिया था इनके बेटों के साथ में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। भाई त्रिपिटक जो है ना ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है, याद रखना त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और पिटक का मतलब होता है पिटारी, पिटक का मतलब होता है बच्चों पिटारी, पिटारी या फिर टोकरी, है ना, पिटारी या फिर टोकरी। और अगर कभी नाम भी लिखना पड़ जाए आपको, कभी कई बार नाम भी पूछा जाता है त्रिपिटक ग्रंथों के नाम लिखिए, तो भाई 3 पिटक थे, एक का नाम था सुत्त पिटक, एक का नाम था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक, ठीक है ना, अभिधम अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अब देखो क्या होता है कि कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से पिटक में क्या है, तो अगर पूछा जाए कि सुत्त पिटक में क्या था, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रह थे, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रह थे। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में आचार विचार और जो नियम है बौद्ध भिक्षुओं के उसका संकलन किया गया है। और तीसरे जो बचता है अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म का दार्शनिक ग्रंथ है जहां पर बौद्ध धर्म के दर्शन से जुड़े हुए सिद्धांत इसमें संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने हमारा संविधान का ड्राफ्ट बनाया था, जिसने हमारे संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया, ये यूं कह सकते हैं संविधान भी इसी प्रारूप के आधार पर बना था। तो इसका राइट आंसर है बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यहां पे हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग केंद्र जो थे वो अलग अलग चीजों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। तो जो चन्नूदड़ो था ये मनके बनाने के लिए जाना जाता है, चन्नूदड़ो मनके बनाने के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है और बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है आईने अकबरी के लेखक कौन थे। दोस्तों अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक थे, अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबारी थे, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार माने गए हैं। भाई हमारे जो भारतीय धर्म ग्रंथ और धर्मशास्त्र हैं उसमें मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व, है ना, बिफोर क्राइस्ट, 200 BC से 200 AD, 200 AD, है ना, 200 AD, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो 200 ईसा पूर्व से लेके 200 AD के बीच में यानी तकरीबन 400 वर्षों में इसका संकलन किया गया था। और ये भारत का सबसे प्रसिद्ध और पुराना विधि ग्रंथ माना जाता है भाई, विधि ग्रंथ यानी कानून का ग्रंथ माना जाता है, कानून का ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। और इस कानून के ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों की बात हुई है, 8 प्रकार के विवाहों की बात हुई है टोटल। इसमें से पहले के जो 4 प्रकार हैं वो तो ठीक माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं, लेकिन बाद के जो 4 प्रकार के विवाह हैं उन्हें निंदनीय माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संथाल, प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। भाई 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना है, एक का नाम था सिद्धू और दूसरे का नाम था कानू। इन्होंने 1855-56 में जो है वो संथालों ने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ भाई, जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया भाई, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था आपको याद होना चाहिए कि राजमहल की पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में पहले से ही पहाड़िया जनजाति रहती थी। पहाड़िया जनजाति जो पहाड़ों में रहती थी, कुदाल से खेती करती थी, अपना जीवन बसर करती थी, लेकिन ये कभी कभार जमीन पर आकर के जो है भाई अंग्रेजों को परेशान भी करते थे। तो अंग्रेजों ने इनसे छुटकारा पाने के लिए इन पहाड़िया लोगों की जमीन का सीमांकन कर दिया भाई, क्या कर दिया, सीमांकन कर दिया। तो सीमांकन करके, मतलब सीमांकन का मतलब है बाउंड्री बना ली, कहा कि भाई इस बाउंड्री के अंदर तुम नहीं आ सकते। और ये जो जमीन का सीमांकन जो किया था ना, इसे दामिन ई को कहा गया। प्रश्न बनता है इसे दामिन ई को कहा गया भाई, है ना, दामिन ई को। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ये दामिन ई को करके यानी जमीन का सीमांकन करके और यहां पर इन्होंने जो है वो संथालों को बसा लिया भाई।
यहाँ पे किसको बचा लिया, संथालों को बचा लिया। ये संथाल जो है, ये जो नीचे वाले हाँ, पहाड़ के नीचे वाला जो इलाका था, यहाँ पर ये लोग रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे, हल जोत करके जमीन को जोतते थे हलों से, जबकि पहाड़ियाँ कुदाल से जोतते थे। और यही संथाल बाद में फिर से जो है वो इनके सामने हो गए और जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ 1855-56 में इन्होंने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह का नेतृत्व भाई सिद्धू और कान्हू ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, अलवार संत मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? भाई आपको बता दूं कि तमिलनाडु या यूं कह सकते हैं दक्षिण भारत में दो संत संप्रदाय थे। एक थे अलवार संत जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। दूसरे थे नयनार संत, नयनार। दोस्तों ये नयनार संत जो थे ना, ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। और ये जो है वो शिव की आराधना में जो है वो भजन गायन करते थे। भाई ये जो अलवार संत थे, इन अलवार संतों ने एक तमिल वेद के नाम से नल यीरा दिव्य प्रबंधम नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। याद रखना, नल यीरा दिव्य प्रबंधम, जो तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? लागू होने की बात हुई है, पूर्ण रूप से बन करके तैयार कब हुआ था, अंगीकृत कब किया था, उसकी तारीख अलग रहेगी, लागू होने की तारीख अलग रहेगी। तो लागू होने की बात पूछिए भाई, तो 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। अगर प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से बन करके कब तैयार हुआ था या फिर अंगीकृत कब किया गया था, एक शब्द होता है अंगीकृत, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है, तो वो तारीख आपको याद रखनी है भाई, 26 नवंबर 1949 है ना, 2 महीने पहले 1949, ये तारीख आपको एक याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? दोस्तों ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को कहाँ पे आता है? मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और इब्न बतूता को दिल्ली का 1 वर्ष के लिए भाई दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है दोस्तों न्यायाधीश, नियुक्त किया था, न्यायाधीश नियुक्त किया था इसे भाई 1 साल के लिए, ठीक है। और ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था, ध्यान रखना, ये 14वीं शताब्दी में जो है वो 14वीं शताब्दी में भारत आया था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या कहता है बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति, भाई प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है? ध्यान रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई है और हरिसेन ने जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, ये आपको याद रखना है, हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, हमारा प्रश्न है अमरनायक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अभी इसको इंपोर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए, इंपोर्टेंट वाली श्रेणी में डाल देना है। विजयनगर साम्राज्य में जो शासक होते थे वो तो राय होते थे, राय के नाम से अपने आप को संबोधित करते थे। इन्हीं राय ने, जो शासक होते थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के जो सैनिक कमांडर होते थे उनको अमर नायक कहा जाता था। ये सैनिक कमांडर भी होते थे और साथ ही साथ ये प्रशासन भी संभालते थे, ये प्रशासन भी संभालते थे। तो पहली बात तो ये होते कौन थे? ये सैनिक कमांडर होते थे। फिर क्या करते थे? ये प्रशासन भी संभालते थे। और ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। दोस्तों हमने पूरे 50 प्रश्नों की सीरीज में अभी 15 प्रश्न किए हैं। अब चूंकि मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तो अभी हम पहली जो क्लास है हमारी वो 15 प्रश्न की लेंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी हम बाकी प्रश्न भी पूरे करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपन है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी दूंगा और आपके कमेंट्स के फीडबैक के आधार पर मैं अगली क्लास भी लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।